बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। हमारा ये आज का इस चैप्टर का जो है ये आखिरी आर्टिकल है जिसका नाम विटामिन्स है। तो विटामिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि विटामिन्स ये होते क्या है। 1912 में हॉपकिंस ने मुशाहिदा किया कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा दीगर अशिया की भी ज़रूरत होती है। अगरचे ये अशिया बहुत कम मकदार में दरकार होती हैं, लेकिन फिर भी ये अशिया ग्रोथ के फैक्टर से मुतल्लिक अशिया कहलाती हैं। बाद में फंक ने इन अशिया को विटामिन्स का नाम दिया। इसने विटामिन B1 दरियाफ्त किया। तो ये थे विटामिन्स के विटामिन्स क्या होते हैं। हॉपकिंस नामी साइंसदान था। हॉपकिंस ने उसने मुशाहिदा किया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा भी कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, वो ग्रोथ के लिए लाजमी होती हैं। अगरचे ये अशिया बहुत कम मकदार में होती हैं, लेकिन फिर भी ये अशिया जो है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा अशिया है, इन अशिया को ग्रोथ के फैक्टर उन्होंने जा ये ग्रोथ में वो चीज़ें हैं जो ग्रोथ में किरदार अदा करती हैं, ग्रोथ के फैक्टर से मुतल्लिक अशिया कहलाती हैं। बाद में फंक नामी साइंसदान ने इन अशिया को विटामिन्स का नाम दिया और फंक ने विटामिन B1 यानी थाइमीन दरियाफ्त किया। फंक ने विटामिन B1 यानी थाइमीन दरियाफ्त किया। तो ये थे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ग्रोथ के फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही कम मकदार में जिस्म को दरकार होते हैं, और ये फैक्टर्स हमारी जो ग्रोथ है उनको उनके लिए ये लाजमी होते हैं। अगर ये जिस्म के अंदर ना मौजूद हों तो ग्रोथ की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो इनको विटामिन्स का नाम दिया गया। ये जो बहुत कम मकदार में फैक्टर्स हैं, इनको विटामिन्स का नाम दिया। तो ये थे विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स वो अशिया जो बहुत कम मकदार में दरकार होती हैं, वो अशिया जो जिस्म को बहुत कम मकदार में दरकार होती हैं, लेकिन ये ग्रोथ के लिए बहुत अहम होती हैं। इन अशिया को विटामिन्स कहते हैं। तो फंक ने नाम जो विटामिन्स का है वो फंक ने दिया था। तो फंक ने इन अशिया का नाम विटामिन्स रख दिया। तो फंक ने विटामिन B1 दरियाफ्त किया। तो ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स को हम अपनी तरफ से भी बयान कर सकते हैं कि वो अशिया जो जिस्म को बहुत कम मकदार में दरकार होती हैं, लेकिन ये बहुत कम मकदार में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये ग्रोथ के लिए बहुत अहम होते हैं। इन अशिया को विटामिन्स कहते हैं और फंक ने इन अशिया का नाम विटामिन्स रखा। फंक ने विटामिन B1 यानी थाइमीन दरियाफ्त किया। तो इसको इस हवाले से भी हम याद कर सकते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। वो अशिया जो बहुत कम मकदार में जिस्म को दरकार होती हैं और ये जिस्म की ग्रोथ के लिए लाजमी होती हैं, इनको विटामिन्स कहते हैं। और विटामिन्स को फंक ने विटामिन्स का नाम रखा। फंक ने विटामिन्स का नाम रखा और विटामिन B1 ये थाइमीन ये फंक ने दरियाफ्त किया। तो हॉपकिंस ने मुशाहिदा किया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा भी कुछ अशिया की ज़रूरत होती है जिस्म को। तो उसने ये भी मुशाहिदा किया कि इनकी बहुत कम मकदार में ज़रूरत होती है। तो ये फैक्ट उसने इसका नाम ग्रोथ फैक्टर का नाम रखा। तो हॉपकिंस ने इनका नाम ग्रोथ फैक्टर रखा था। बाद में फंक ने इनका नाम जो था वो विटामिन्स रख दिया। तो उसने B1 जो विटामिन था वो भी दरियाफ्त किया। विटामिन्स की अक़साम कितनी होती हैं। विटामिन्स की अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स ये दो किस्म के होते हैं। विटामिन्स को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और नंबर 2 है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। यानी विटामिन्स की अक़साम दो अक़साम होती हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स दो अक़साम के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। यानी फैट के अंदर जो विटामिन हाल होते हैं उनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, और वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होते हैं विटामिन उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। ये बहुत ही आसान अक़साम है इसकी। विटामिन की दो अक़साम होती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। हम सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं।
ये हम पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। ऐसे विटामिन जो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ऐसे विटामिन जो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। और ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं। तो ये था फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिनेशन कि ऐसे विटामिन जो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। और ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं। तो पेपर में भी पूछा जा सकता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये सवाल आ सकता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। ए, डी, ई और के, इन चारों के नाम इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं या इनमें से किसी एक का नाम भी लिखा जा सकता है कि क्या विटामिन ए फैट सोल्यूबल है या विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, विटामिन ई फैट सोल्यूबल है या कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो ये ए, डी, ई और के जो है ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगर ये विटामिन बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाएं तो क्या होगा। अगर ये विटामिन बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाएं तो ये जिस्म में जमा हो जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। तो ये देखें पेपर में ये सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि अगर फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं ये बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाएं तो क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर ये विटामिन बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाएं तो ये जिस्म में जमा हो जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन डी, मिसाल के तौर पर विटामिन डी के जिस्म में जमा होने से हड्डियों का दर्द होता है और गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। तो ये जवाब है इसका कि पहला सवाल तो इसमें बनता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। तो इसका जवाब बहुत आसान है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के हैं। और अगर ये विटामिन बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाएँ तो क्या हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा मकदार में जिस्म में जमा हो जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन डी के जिस्म में जमा होने से हड्डियों का दर्द और गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन की नुकसानात हैं। ताहम इनकी कमी की वजह से भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की अगर जिस्म में कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां, इनके इस्तेमालात और उनके सोर्सेज जो हैं ये मंदरजा झैल हैं, ये दिए हुए हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये इसका सोर्स क्या है। विटामिन ए का जो सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मसलन दूध की जो चीज़ें होती हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अंडों से ये हासिल होते हैं। ऑयल्स और फैट्स, मछली, ये सब्जियों में भी पाए जाने वाले बेटा कैरोटीन गाजरों और जिगर से भी हासिल किया जा सकता है। तो ये इसके सोर्सेज हैं। विटामिन ए के सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे, ऑयल्स और फैट्स और मछली। और ये सब सब्जियों में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन गाजरों और जिगर से भी हासिल किया जा सकता है। अब विटामिन ए के जो इस्तेमालात हैं वो हम पढ़ते हैं। इस्तेमालात क्या हैं। एपिथेलियम को ठीक करता है, यानी एपिथेलियम हमारे जिस्म को ये ठीक करता है। और रेटिना के अंधेरे से तसर्रुफ करने के अमल को भी बेहतर बनाता है। यानी रेटिना जो है रात को देखने के लिए, जिनको रात को नज़र नहीं आता उनके अंधेरेपन को दूर करने के लिए भी ये अमल करता है, उसको बेहतर बनाता है। विटामिन ए ये रेटिना के अंधेरे में तसर्रुफ करने के अमल को भी बेहतर बनाता है। यानी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब ये होता है कि रात को नज़र नहीं आता, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो उसका जो इलाज है वो विटामिन ए है। आंखों की जलन और सूजन की बीमारियों में भी विटामिन ए जो है ये कारगर साबित होता है, बेहतर साबित होता है। तो ये बीमारियां जो नाइट ब्लाइंडनेस है, आंखों की जलन और सूजन जो है ये विटामिन ए की कमी की वजह से पैदा होती हैं। तो ये था विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, ऑयल्स और फैट्स, मछली, सब सब्जियों में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन और गाजरों में पाया जाता है। गाजरों और जिगर से भी हासिल किया जाता है। एपिथेलियम को ठीक करता है। इस्तेमाल इसका क्या है। विटामिन ए का एपिथेलियम को ठीक करता है और रेटिना के अंधेरे में तसर्रुफ करने के अमल को बेहतर बनाता है।
बीमारियां इससे जो होती हैं, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को नज़र नहीं आता, आंखों की जलन और सूजन इसकी बीमारियां हैं। विटामिन डी इसका जो सोर्स है वो क्या है? मछली का जिगर, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध में ये पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, ऑयल्स हैं और फैट्स हैं, वही हैं जो विटामिन ए के हैं, वही विटामिन डी के भी हैं। जब जिल्द पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी बनता है, यानी जब जिल्द पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? विटामिन डी बनता है। तो ये भी एक डिफरेंट किस्म का विटामिन है जो हमारा जिस्म खुद ही पैदा करता है, यानी जिस्म के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर क्या होता है? विटामिन डी बनता है। विटामिन डी के इस्तेमालात क्या है? कैल्शियम को जज़्ब करने में अहम किरदार अदा करता है, यानी विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम को जज़्ब करने में अहम किरदार अदा करता है, जो कि हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये है अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? रिकट्स यानी सूखे की बीमारियां पैदा होती हैं। रिकट्स की बीमारी होती है यानी जिस्म सूख जाता है, हड्डियां जो है वो मोटी नहीं होती, हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं, इसको रिकट्स की बीमारी कहती है। रिकट्स यानी रिकट्स सूखे की बीमारी, तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो ये विटामिन जो हैं ये बहुत अहम हैं जिस्म के लिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन ये हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ भी हुआ है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये क्या होते हैं? ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी 10 विटामिन का मजमुआ और विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड्स हैं। तो ये विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स यानी 10 विटामिन का मजमुआ है और विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, ये दो जो हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन का जिस्म से अखराज बहुत जल्द वाक़या हो जाता है, इसलिए इनकी ज़रूरत से ज़्यादा ली की मकदार भी मुज़र सेहत नहीं होती। यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर जिस्म में ज़्यादा मकदार में भी ले लिए जाएँ तो जिस्म का इसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये वाटर से हल होकर बाहर निकल जाते हैं। अलबत्ता इनकी कमी बीमारियों का बायस बनती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है अगर जिस्म में ना लिए जाएं तो इनकी कमी से जो बीमारियां बनती हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो विटामिन की अहमियत। विटामिन हमारे जिस्म की सेहतमंद ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन हमारे जिस्म की सेहतमंद ग्रोथ में क्या करते हैं? अहम किरदार अदा करते हैं। कुदरती विटामिन ऑर्गेनिक फूड के कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। हमारा जिस्म इन विटामिन को खुद नहीं बना सकता। इस वजह से इन्हें बराह रास्त ग़ज़ा में या फूड सप्लीमेंट के ज़रिए मुहैया किया जाता है। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। यानी कुदरती विटामिन ऑर्गेनिक फूड के कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। हमारा जिस्म इन विटामिन को खुद नहीं बना सकता, इस वजह से इन्हें बराह रास्त ग़ज़ा में या फूड सप्लीमेंट के ज़रिए मुहैया किया जाता है। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर 3, ये खुराक हज़म किए बगैर विटामिन जिस्म का जुज़व नहीं बन सकते। खुराक हज़म किए बगैर विटामिन जिस्म का जुज़व नहीं बन सकते, इसलिए इन विटामिन को खाने के साथ लेने का मशवरा दिया जाता है। हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को रेगुलर बनाने, हड्डियों और टिश्यू के बनने में मदद देते हैं। हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को रेगुलर बनाने और हड्डियों और टिश्यू के बनने में मदद देते हैं। तो ये थे विटामिन की अहमियत जो हमने पढ़ी है। 3 अहमियतें इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं विटामिन हमारे जिस्म के लिए। एंजाइम्स की तजारती पैमाने पर इस्तेमालात, कमर्शियल यूज़ ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के तजारती पैमाने पर इस्तेमालात पढ़ते हैं हम। एंजाइम्स को तजारती सतह पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम अक़साम के एंजाइम और इंडस्ट्री में इनका किरदार मंदरजा झैल है। खमीर में मौजूद एंजाइम को तजारती पैमाने पर गन्ने की राब और स्टार्च की फर्मेंटेशन से अल्कोहल यानी एथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी शराब साजी के लिए खमीर में मौजूद जो एंजाइम होते हैं उनको गन्ने की राब और स्टार्च की फर्मेंटेशन करके
अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबियल एंजाइम्स को डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबियल एंजाइम्स को डिटर्जेंट्स कहते हैं, जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्फ वगैरह, इनको डिटर्जेंट्स कहते हैं, साबुन वगैरह को डिटर्जेंट्स कहते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम को डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब लाइपेज एंजाइम्स है और अमाइलेज एंजाइम है और सेलुलेज एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स हम देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये फैट्स को मज़ीद पानी में सॉल्युबल कंपाउंड में तब्दील करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट्स, चिकनाई को, यानी घी को या ऑयल को अगर कपड़ों के ऊपर लग जाए तो कपड़ों को धोने के लिए लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। लाइपेज जो है फैट्स को मज़ीद पानी में सॉल्युबल कंपाउंड में तब्दील करता है। यानी फैट्स यानी घी को धोने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लाइपेज एंजाइम। इस तरह अमाइलेज है। अमाइलेज जो होता है ये स्टार्च के धब्बों को ख़त्म करता है या साफ़ करता है। अमाइलेज ये स्टार्च के धब्बों को ख़त्म करता है या साफ़ करता है। और सेलुलोज को ग्लूकोज में तब्दील करता है, जो पानी में सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। बैक्टीरियल प्रोटीएज कपड़ों पर प्रोटीन के दाग को साफ करता है। बैक्टीरियल प्रोटीएज ये क्या करता है, प्रोटीएज कपड़ों पर प्रोटीन्स के दागों को साफ करता है। बस एंजाइम्स पर मुश्तमिल डिटर्जेंट्स कपड़ों के तमाम दागों वगैरह को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। तो ये है तजारती पैमाने पर जो एंजाइम्स हैं उनका इस्तेमालात। यानी माइक्रोबियल एंजाइम्स ये डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबियल एंजाइम्स डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। लाइपेज फैट्स को मज़ीद पानी में सॉल्युबल कंपाउंड में तब्दील करता है। अमाइलेज एंजाइम है, ये स्टार्च के धब्बों को ख़त्म करता है या साफ़ करता है। स्टार्च जैसे जो सब्ज़ पत्ते हैं उनका अगर दाग लग जाए तो उनको धोने के लिए अमाइलेज इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज को ग्लूकोज में तब्दील करता है और जो पानी में सॉल्युबल कंपाउंड है। और बैक्टीरियल प्रोटीएज प्रोटीन के दागों को साफ करता है। बैक्टीरियल प्रोटीएज या सिर्फ प्रोटीएज भी कह सकते हैं हम, प्रोटीएज यह कपड़ों पर प्रोटीन के दागों को साफ करता है। एंजाइम पर मुश्तमिल डिटर्जेंट्स कपड़ों के तमाम दागों वगैरह को अच्छी तरह से साफ करते हैं। एंजाइम को फ्रूट जूसेस को खालस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम्स को फ्रूट जूसेस को खालस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रूट्स में शामिल किए जाते हैं जिससे जूस की प्रोडक्शन में इजाफा होता है। ये फ्रूट की जिल्द से हासिल करदा रंग को भी बेहतर बनाता है। अमाइलेज एंजाइम मज़ीद स्टार्च पैदा कर सकते हैं। अमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, मज़ीद स्टार्च पैदा कर सकते हैं, हत्ता कि ये स्टार्च को मीठे ग्लूकोज शरबत में तब्दील करने के लिए भी काफ़ी मौसर है। ये ब्रेड बनाने और ख़ुराक में मिठास लाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लैक्टोज एंजाइम्स आइसक्रीम में मिठास के इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है। इससे लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, जो लैक्टोज से ज़्यादा मीठे होते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में कुछ एंजाइम्स को चीज़, दही और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स के जायके को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये थे एंजाइम्स के तजारती पैमाने पर इस्तेमालात। ये बहुत ही आसान से इस्तेमालात हैं। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।